मेरे वेबसाइट पे भी मैंने लिखा है कि आई एम एन एक्टर बाय एक्सीडेंट, प्रोड्यूसर बाय कंपल्शन एंड डायरेक्टर बाय चॉइस। तो मेरे एक्टिंग करियर की शुरुआत एक्सीडेंटली ही हुई। मतलब कोई प्लान नहीं किया था, कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बन जाऊंगा या मुझे एक्टर बनना है, ऐसा कुछ नहीं था। और एक वेरी इंटरेस्टिंग बात, मतलब फिल्म करियर की मेरी जो शुरुआत हुई हिंदी फिल्मों में, उसमें उसका नाता राजश्री से है। बासु चैटर्जी, वो उन्होंने एक बार मुझे, हम लोग मिले और बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ अमोल, तुमने मराठी की फिल्म देखी होगी मुंबई सा जावई। तो मैंने कहा हाँ देखी है वो। तो बोले मैं उसी की हिंदी वर्जन बनाने जा रहा हूँ और उसमें मैं चाहता हूँ मेन रोल तुम करो। तो मैंने कहा साउंड्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, ओके आई एम ओके विद दैट, हम लोग ज़्यादा डिटेल बात करेंगे। तो थोड़ी बातचीत हुई और फिर उन्होंने कहा एक काम करो, जाके ताराचंद जी से मिल लो। तो मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, वो प्रोड्यूस कर रहा है राजश्री फिल्म्स, तो आप जाके सेठ जी से मिल लो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो ही वॉज सरप्राइज्ड। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा फॉर द सिंपल रीज़न कि आपने अगर मुझे चुना है, आपको अगर लगता है कि ये रोल मुझे करना है, तो यू मस्ट टेक मी, इंट्रोड्यूस मी प्रॉपरली विथ वॉट एवर डिग्निटी, एंड देन यू से कि ये लड़का नया लड़का है जिसको मैं कास्ट करना चाहता हूँ, यू शुड टेक मी। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा और कतार में खड़ा नहीं रहने वाला मैं। तो ही वॉज क्वाइट टेकन अबैक। ही सेड अरे तुम्हारी करियर की अभी तक शुरुआत तक नहीं हुई है और तुम इतना रोब दिखा रहे हो। मैंने कहा दैट्स हाउ आई एम। खैर, तो इसलिए जाहिर है कि वो बात बनी नहीं। पिया का घर में उन्होंने मुझे पूछा था, लेकिन पिया का घर में फिर अनिल धवन को लेके उन्होंने वो फिल्म बनाई। द मोर सरप्राइज वॉज फॉर मी इन स्टोर कि जब वो दोबारा मेरे पास आए और उन्होंने रजनीगंधा के लिए बात की और रजनीगंधा हमने बनाई वगैरह वगैरह। दैट इज़ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। नाउ आफ्टर रजनीगंधा एंड छोटी सी बात, दोनों फिल्म सुपर हिट हुई, दोनों सिल्वर जुबली हुई। उसके बाद बासुदा ने मुझे पूछा कि अमोल एक बड़ी प्यारी छोटी सी फिल्म मैं बना रहा हूँ, चितचोर, तो उसमें काम करोगे? तो मैंने कहा क्या कहानी क्या है वगैरह पूछा। तो उन्होंने, उनका जैसा रवैया था, बासुदा का एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था। बासुदा कभी अच्छे नरेटर नहीं रहे। मतलब वो ऐसे कई डायरेक्टर्स हैं जो इतना इम्प्रेसिव नरेशन देते हैं एंड यू गेट द होल विजन ऑफ व्हाट दिस मैन इज ट्राइंग टू। बासुदा वाज वेरी पुअर इन दैट। मतलब रजनीगंधा के लिए जो हम लोगों की मुलाकात थी, वो मैं अगर मिसाल के तौर पर बता दूं, उन्होंने कहा अमोल एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, मानो एक लड़का है जैसे तुम हो, और फिर एक लड़की है, एक नई लड़की है विद्या सिन्हा नाम। तो और दोनों फिर रुक गए और बोले यार ये पढ़ लो तुम। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट हाथ में दे दी और कहा कि ये पढ़ लो। नाउ दिस इज हाउ ही वुड नरेट अ स्टोरी। आई वॉज लेटर ऑन आई केम टू नो कि जिस आदमी को किस तरह की फिल्म बनानी है,
क्या एक एक डिटेल, उसका टेक्सचर क्या होना चाहिए, उसमें ह्यूमर किस तरह का है, ये सारी विजन उनके पास बहुत ज़बरदस्त थी। स्क्रीन पे उसको कैसे पेश करना है ये इतना अच्छा जानते थे, लेकिन ऐसे नरेशन में बिल्कुल उनके पास इम्प्रेस करने वाली कोई बात थी ही नहीं। तो खैर उन्होंने उस हिसाब से मुझे ये कहानी भी दी पढ़ने को। ओरिजिनल बंगाली कहानी थी, उसका नाम था चितचकोर, छोटी सी कहानी थी, तो वो पढ़ ली। तब तक मुझे आदत हो गई थी कि छोटी सी कहानी को बाशुदा कैसे मतलब इम्प्रूव करते हैं, उसको कैसे सजाते हैं, किस तरह से पेश करते हैं, ये सब मुझे आदत हो गई थी। उनकी स्क्रिप्ट्स और पूरी स्क्रिप्ट वो हाथ में शुरू में ही दे देते थे। तो वो उन्होंने चितचोर की स्क्रिप्ट मुझे दे दी और हमारी मेजॉरिटी ऑफ शूटिंग उसकी वो पूरी पंचगनी में हुई। तो वी वेंट एंड स्टेड देयर एज ऑलमोस्ट एज अ फैमिली एंड वी शॉट द फिल्म देयर। पहली मुलाकात मेरी राज बाबू के साथ जो हुई वो थी कि जब गानों की रिकॉर्डिंग थी, तो गानों की रिकॉर्डिंग में राज बाबू ने मुझे फ़ोन करके कहा कि अमोल जी रिकॉर्डिंग है और आपको तो आना ही है। तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा, मुझे वो काफ़ी दिलचस्पी थी म्यूज़िक में, तो मैं पहुँच गया। और वहाँ राज बाबू से पहली बार मुलाकात हुई हमारी, और वहाँ से जो राज बाबू के साथ एक बड़ा प्यारा सा रिश्ता बन गया, वो काफ़ी देर तक चलता रहा। आई वॉज फॉर्चुनेट दैट मेरे करियर के शुरुआत जो हुई वो 3 सिल्वर जुबिली हिट से हुई। और चितचोर जब रिलीज़ हुई उसके पहले का एक किस्सा मुझे आज भी याद आ रहा है। वो ये थी कि रिलीज़ की तैयारियां शुरू हो गई थी, सब जगह बैनर्स लग गए, रेडियो पे पब्लिसिटी शुरू हो गई, गाने बजना शुरू हो गया। ये इसके साथ बाशुदा ने कहा यार हम लोग जाके राज बाबू से मिलते हैं, चलो मेरे साथ। तो हम लोग मिलने गए और राज बाबू के साथ बात हुई। बाशुदा वाज स्लाइटली डिस्टर्ब्ड और नॉट हैप्पी जिस तरह का रिलीज़ चितचोर को दिया गया था। चितचोर वॉज रिलीज्ड ओनली इन 1 थिएटर। अंधेरी में जो ऑस्कर अंबर वगैरह थे वहाँ सिर्फ रिलीज़ हो गई, और बाकी कहीं पूरे बम्बई में उसका कोई ज़्यादा प्रिंट नहीं था। मतलब एक ही प्रिंट, और ये इस थिएटर में रिलीज़ हो गई। तो बाशुदा ने थोड़े नाराज़गी जताते हुए कहा कि आप राज बाबू ये ऐसा क्यों रिलीज़ कर रहे हो, बहुत छोटा रिलीज़ है और ये। तो राज बाबू ने कहा कि हम लोग वी आर 200% कॉन्फिडेंट अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस फिल्म, तो उसलिए हम लोग ये डर के मारे इतना छोटा रिलीज़ नहीं कर रहे। हम लोग एक माहौल बनाना चाहते हैं। वो ये माहौल है कि ये फिल्म देखने ही देखनी है, लेकिन अगर देखनी है तो यहाँ आके देखो। ऐसे नहीं कि मेरे पड़ोस में जब आएगी तो मैं जाके देखूँगा। ये चॉइस हम लोग ऑडियंस को नहीं देना चाहते। हम लोग उनको ये बिल्डअप करना चाहते हैं कि ये फिल्म है जो आपको देखनी ही है, और अगर देखनी है तो वहाँ आके देखो। एंड हिज वर्ड्स वेर सो ट्रू। इस तरह से सिल्वर जुबिली तक उन्होंने सिर्फ सिंगल थिएटर में उसको फिल्म चलाई, और उसके बाद, और या 100 डेज़ के बाद मेरे ख्याल से फिर बाद में और प्रिंट्स रिलीज़ किए वगैरह वगैरह। बट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनेमा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रमोशन, हाउ इट इज़ टू बी प्रमोटेड, ये इतना सही था कि मुझे लगा कि माय गॉड, दिस इज़ समथिंग, सम
पार्ट ऑफ इट फिल्म मेकिंग विच आई डू नॉट नो एट ऑल। तो वो भी उनसे सीखने को मिला। मेरे साथ एक फिर से दिक्कत ये थी कि बॉय नेक्स्ट डोर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। इनफैक्ट आई यूज़ टू लव डूइंग दैट। लेकिन वो बॉय नेक्स्ट डोर के कितने अलग अलग शेड्स मैं बाहर ला सकता हूँ और स्क्रिप्ट मुझे उसमें क्या ऑफर करती है, इसमें मुझे दिलचस्पी थी। जैसे अगर आप देखो कि रजनीगंधा का जो हीरो है वो इस तरह का मतलब बातूनी आदमी है। वो पूरी फिल्म में कहीं भी एक बार भी हीरोइन से कहता नहीं कि आई लव यू या मैं तुम्हें चाहता हूँ, इस तरह की बात होती ही नहीं। एंड विदाउट सेइंग दैट ही मैनेजेस टू कन्वे हिज लव टू हिज स्वीट हार्ट। ऑल द टाइम ही कीप्स टॉकिंग अबाउट द ऑफिस पॉलिटिक्स और वहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स में कैसे उसको दबाया जा रहा है वगैरह वगैरह। उससे बिल्कुल ऑपोजिट अगर कहें तो कैरेक्टर था छोटी सी बात वाला। मतलब वो बॉय नेक्स्ट डोर ही था, लेकिन वो जिस लड़की पे उसका दिल गया है वो अगर सामने से आती है तो ये कतरा के फुटपाथ चेंज करके रोड क्रॉस करके दूसरी जगह जाएगा, उसमें बोलने की हिम्मत ही नहीं है। तो बातूनी से लेके इस तरह का इंट्रोवर्ट, शाय, डरा हुआ आदमी, ये जो बिल्कुल अलग शेड है, ये शेड्स मैं एक्सप्लोर करना चाहता था उसी फ्रेमवर्क में। चिच्चोर का कैरेक्टर अगर आप देख लीजिए तो फिर और अलग है उससे। तो इस तरह से अलग अलग आप घरोंदा देखिए, आप मेरी जितनी भी फिल्में देखेंगे उसमें ये इसके जो अलग अलग पहलू हैं बॉय नेक्स्ट डोर के, मिडिल क्लास के आदमी की, ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता था। एंड आई फील वेरी प्राउड दैट आई वॉज एबल टू डू दैट, ऑल दैट। उसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को क्या बात पसंद आई, ऐसा आज जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है वो ये बात अच्छी लगी कि ये बात बिल्कुल, ये आदमी जो है वो बिल्कुल मुझ जैसा है, ये मैं ही हूँ, ये कॉमन आदमी को लगता था ये कैरेक्टर देख के। और अगर मेरे सारे कंटेम्पररीज हीरो को आप देखिए, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, धर्मेंद्र, ये सारे, इनमें से हर एक की अपनी अपनी जो आइडेंटिटी थी। धर्मजी वॉज ही मैन, राजेश खन्ना वॉज अ रोमांटिक हीरो, Amitabh Bachchan was the angry young man, Jitendra was the dancing hero. अमोल पालेकर इनमें से कुछ भी नहीं था। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझ में थी, और ये कुछ भी ना होना ये मेरी आइडेंटिटी थी और जो लोगों को बहुत पसंद आई। गोलमाल के लिए अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, जब ऋषिदा ने कहा कि फ़ोन आया उनका और बोले कि मैं आके मिलना चाहता हूँ, कब आऊँ मैं? तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप नहीं आएंगे, मैं आऊँगा आपसे मिलने। और मैं उनके घर गया मिलने के लिए। जाते समय मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि ही इज़ सच अ सीनियर डायरेक्टर, तो उनको मैं ना कैसे कहूँ। तो ना कहने का कारण ये था कि ऋषिदा के बारे में जो कहानियाँ सुनी थी, वो जिस तरह के डायरेक्टर थे, उनके सामने कोई भी एक्टर, वो कोई चीज़ एक्टर को बताते ही नहीं थे, स्क्रिप्ट वगैरह देना दूर की बात, वो जो ये करना है करो, इतना बोल के, तो उनका एक बहुत दबदबा था। तो मैंने कहा कि ऐसे तो मैं काम नहीं कर सकता, मुझे स्क्रिप्ट पूरी पता होनी चाहिए, मुझे क्या करना है, डिस्कस करेंगे ये वो। तो इसलिए मैं इनके साथ काम करना मेरे लिए मुश्किल होगा। और मैं बेहतर है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम,
फॉर हिज सीनियरिटी मैं उनको ना कह दूं। तो ये कहते कहते मैं उनके घर पहुंच गया। तो बातचीत शुरू हुई, गप्पे लड़ाई। उन्होंने फिल्म छोड़ के बाकी बातें इतनी की। ही वॉज फॉलोइंग नॉट ओनली माई करियर बट ही वॉज फॉलोइंग द करियर ऑफ माई डॉटर। शी वॉज अ बैडमिंटन प्लेयर एंड तो उसकी बैडमिंटन मैच में क्या हुआ, वो पिछली मैच में, यही बातें इतनी हुई सब कि मैं टोटली भूल गया कि मैं फिल्म के लिए यहाँ आया हूँ। फिर उन्होंने कहा कि अमोल एक फिल्म मैं करना चाहता हूँ, और उसमें तो उन्होंने फिर फिल्म की पूरी कहानी मुझे बताई। और वो इतना अच्छा नरेट करते थे कि फिल्म कैसे बनेगी, क्या होगा, ये पूरी बात आपकी आंखों के सामने आ जाती थी। तो ये सुनने के बाद मैं ज़ोर से हंस पड़ा। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो मैंने उनको कहा बिल्कुल ऑनेस्टली कि ऋषिदा मैं यहाँ आया था, वो आपको ना कैसे कहूँ ये सोचते सोचते मैं आ गया था। तो बोले क्यों बेटा, ना क्यों कहने? मैंने बता दिया। उन्होंने कहा कि देखो, जिस आदमी के पास टाइम नहीं है ये सब सुनने के लिए, ये सब सोचने के लिए, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए, उसके साथ मैं स्क्रिप्ट क्यों शेयर करूं? बहुत से ढेर सारे एक्टर हमारे आजकल जो है वो इतने बिजी हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। और दूसरी बात, मैं तुम्हारा पूरा जर्नी कब से देख रहा हूँ। तुम जिस तरह का काम करते हो, जिस तरह का थिएटर तुम कर रहे हो, वो हमारी कॉमन लिंक है। वो जैसा मैंने कहा, वो हमारे हर थिएटर शो में आते थे, देखते थे। तो उन्होंने कहा तुम अलग किस्म के एक्टर हो, मुझे पता है। और मैं ये भी कहूँ कि मैं सिर्फ एक नहीं, मैं तुम्हारे साथ 5 फिल्में बनाना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने, मैं पूरा दिन वहाँ था, खाना भी उन्हीं के साथ हुआ। उन्होंने मुझे पूरे 5 फिल्मों की कहानियाँ बताई, क्या करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते, वगैरह 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 सब। तो इस तरह से ये शुरुआत हुई। एंड मेकिंग ऑफ गोलमाल वॉज अ शेयर पिकनिक। इट वॉज सो लवली एन एक्सपीरियंस कि हम लोगों ने पूरा एंजॉय किया। और वो जो शूटिंग के दौरान की वो जो एन्जॉयमेंट थी, मुझे लगता है कि वो पर्दे पे भी छिलक रही है। आई वॉज एट द पीक ऑफ माई पॉपुलैरिटी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं वही करने में मुझे कोई दिलचस्पी है नहीं। और मुझे तब तक ये भी लग रहा था कि मैं जिस किस्म की फिल्में चाहता हूँ, जिसमें मुझे दिलचस्पी है, ज़्यादातर मेन स्ट्रीम फिल्मों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने काफ़ी मल्टी स्टारर्स में भी काम किया, बड़े स्टार्स के साथ भी काम किया। जैसे आंचल में काम किया। आंचल में राजेश खन्ना, रेखा, राखी और मैं। और आई वॉज ऑपोजिट राखी एज राजेश खन्ना's एल्डर ब्रदर। हालांकि मैं यंगर था उनसे। तो फिर वो बड़ा भाई दिखने के लिए क्या करना, मुझे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था। लेकिन वो पूरे मेकिंग का जो क्या कहें, जो एटमॉस्फेयर था और जिस तरह से वो पूरी फिल्म बनी, मुझे उसमें कोई मज़ा नहीं आया, कोई इंटरेस्ट नहीं आया। या फिर मैंने साउथ में जाके भी फिल्में की, जीवनधारा, श्रीमान श्रीमती, मल्टी स्टारर्स थे ये। श्रीमान श्रीमती में संजीव कुमार, राखी, मैं, सारिका, दीप्ति नवल, राकेश रोशन, ये इतनी बड़ी मल्टी स्टारर, वो फिल्म करते हुए, फिल्म बनाते हुए जो एक मज़ा आता है, वो मज़ा मुझे नहीं आया। तो इसलिए मेरा मन कहीं वहाँ ऐसा नहीं हुआ कि मुझे इस तरह, इस सेटअप में ज़्यादा फिल्में करनी चाहिए। तो मेरा मन ये पैरेलल सिनेमा जो था,
अलग किस्म की फिल्में बन रही थी, उसमें मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे खुद को फिल्म बनानी चाहिए जिस तरह से, क्योंकि किसी और को मैं कहूँ कि भैया आप इस तरह की फिल्म में आप पैसे डालो, उसका सक्सेस होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन सक्सेस से, कमर्शियल सक्सेस से ज़्यादा वो फिल्म बनाने का जो एक चैलेंज है और उसका जो मज़ा है वो मैं लेना चाहता था। फॉर्चुनेटली आई वॉज इन अ पोजिशन टू डू दैट। तो इसलिए मैंने फिर फिल्म डायरेक्ट करना शुरू किया। जैसा मैंने कहा, प्रोड्यूसर बाय कंपल्शन, तो कंपल्शन ये था कि मैंने कहा मैं खुद प्रोड्यूस करूँगा, किसी और को टोपी नहीं लगाऊंगा। और इस तरह से मैंने जो पूरी मेरी आगे की जर्नी थी वो उस तरह से हुई। मैं थिएटर में बहुत पहले से डायरेक्शन शुरू किया था मैंने। इनफैक्ट इट वाज माय फर्स्ट प्ले दैट आई डायरेक्टेड वाज वे बैक इन आई थिंक 1969, और उसको हमने ये जो स्टेट लेवल ड्रामा कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें सारे दिग्गज लोग, थिएटर के जाने माने लोग, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो उसमें एक अमोल पालेकर जैसा नया डायरेक्टर आया और उसने उस साल के सारे प्राइजेस जीत लिए। मतलब बेस्ट प्ले, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, सारे प्राइजेस हमको मिल गए। तो वहाँ से एक मेरे डायरेक्शन की शुरुआत हो गई थी और एक थोड़ा दबदबा भी हो गया मेरे नाम का। तो मतलब डायरेक्शन का अनुभव तो वहाँ से था। फिल्म में जाके मैंने पहली बार डायरेक्ट किया, मैंने मराठी में फिल्म बनाई आकृत करके। दैट वाज इन 1980 एंड आई मेड दैट फिल्म। अगेन मुझे द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म इज़ अ विलन। नाउ इतना बड़ा रिस्क और इतना बड़ा मतलब अलग सोच, मुझे पता नहीं था कि ये सही है गलत है, लेकिन मुझे लगा कि ये मुझे करना है और ये ट्राई आउट करना है, तो इसलिए मैंने किया। सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय डायरेक्टोरियल जर्नी इन फिल्म्स, आकृत। और वहाँ से जाके मैंने अलग अलग फिल्में बनाई, अलग अलग किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए। बिल्कुल मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सराहना मिली, बहुत अवार्ड्स मिले सब। और फॉर्चुनेटली कमर्शियली भी वो फिल्में अच्छी गई। मतलब जो पैसे मैंने डाले थे वो पैसे थोड़े ज़्यादा ही वापस आ गए। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद दैट। वो जो बैलेंस है कि मतलब ये फिल्म ये तो पिट गई, इसमें से घाटा ही घाटा हो गया, ऐसे कभी हुआ नहीं। जो बाद में भी मैंने फिल्में बनाई जो अलग अलग लोगों ने प्रोड्यूस की तो उनके पैसे विथ मुनाफा वापस आ गए और उसको अवार्ड्स वगैरह तो बहुत सारे मिले। तो और क्या चाहिए फिर। एक फिल्म इंग्लिश में बनाई, काफ़ी फिल्में मराठी में बनाई और हिंदी में भी बनाई। तो डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट ऑफ द फिल्म, तो उस तरह की फिल्में, आई थिंक द कंटेंट्स कम्स आउट विथ इट्स ओन डिमांड्स कि ये किस तरह की फिल्म होनी चाहिए, इसकी भाषा क्या होनी चाहिए, किस तरह से उसका टेक्सचर क्या होना चाहिए, ये फिल्म अपने आप मांगती है। और मैं मानता हूँ कि मेरा काम एज अ डायरेक्टर वो मांगे पूरी करना इतना ही है। लास्ट 8 फिल्म्स ऑफ माइन हैव बीन रिटन बाय माय वाइफ संध्या गोखले, उन्होंने लिखी हैं। और मतलब स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग दोनों संध्या के हैं, इंक्लूडिंग पहेली। तो वो सारी, और मुझे बड़ा उसको पता है मैं क्या चाहता हूँ, वो बिल्कुल करेक्ट जानती है और उसका अपना एक खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है जो मुझे फ़ायदेमंद रहता है। तो इसलिए ये हमारी टीम, दोनों की टीम बड़ा अच्छा काम करती। पहेली के बारे में मैं बस इतना कहूँगा कि
ये कहानी, मूल कहानी है राजस्थानी, विजयदान देथा करके बहुत बड़े लेखक हैं, तो उनकी कहानी है। मैं उनका बड़ा चाहता रहा हूँ, विजयदान देथा जी का। उन्हें बिज्जी कहते थे प्यार से। तो बिज्जी की सारी रचनाएं मैंने हिंदी में पढ़ी थी और मुझे लगा कि ये जो उनकी कहानी है, जो मूल कहानी का नाम है दुविधा, और उस पर मणि कौल ने फिल्म बनाई भी थी, दुविधा नाम से ही फिल्म बनाई थी। मुझे वो सब्जेक्ट मैटर बहुत फैसिनेट कर गया और मुझे लगा कि इस पे एक दोबारा फिल्म बन सकती है और बननी चाहिए। तो इसलिए मैंने संध्या से बात की और संध्या ने उसकी स्क्रिप्ट लिखी। उसकी स्क्रिप्ट में उसने जो एक पूरा फेमिनिस्ट अप्रोच से वो स्क्रिप्ट लिखी और वो बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प है। खैर, तो उस पे हमने काम करना शुरू किया। हम लोग जिस तरह से काम करते थे उस तरह से काम की शुरुआत हुई। कॉस्ट्यूम्स, उसकी ज्वेलरी, ये सब संध्या ने ऑलरेडी तैयार किए। हमने क्रीम सर के साथ म्यूज़िक सेशंस भी शुरू किए। क्रीम सर आज फिर से ऑस्कर की रेस में पहुंच गए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्रीम सर ने मैं हैदराबाद जाके उनके साथ बैठ के हम लोगों ने गानों की धुन तय की। फिर गुलजार साहब के साथ बैठ के उन्होंने लिरिक्स लिखना शुरू किया। ये सब बातें शुरू हो चुकी थी और उस समय मैं जो कोशिश कर रहा था कि नए लोगों को लेके ये फिल्म बनाऊं, तो मुझे ऐसा बताया गया कि आप नए क्यों, आप स्टार्स को लेके ये फिल्म बनाओ, स्टार्स हाँ करेंगे ये जो कंटेंट है इसके लिए। तो मुझे लगा कि अच्छा कोशिश करके देखते हैं। तो इसलिए मैं शाहरुख के पास पहुंच गया और शाहरुख के पास पहुंचने के बाद मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है। शाहरुख को संध्या ने नरेशन दी। पूरी नरेशन सुनने के बाद शाहरुख सिगरेट बहुत पीता था। आज पता नहीं उसने कम की है कि नहीं, लेकिन उस समय बहुत स्मोकिंग करता था। तो पूरी नरेशन सुनने के बाद उसने और एक सिगरेट सुलगाई और फर्स्ट डायलॉग दैट शाहरुख सेड was a surprise to us. He said, "Sir, would you mind if I produce this film?" तो हम लोगों ने तो उसको अप्रोच किया था सिर्फ एज एन एक्टर, और ये हमने कभी सोचा नहीं था। हमने कहा भैया हमने ये सारी तैयारियां कर ली हैं सब। तो उसने कहा नहीं, आई वुड लाइक टू प्रोड्यूस दिस फिल्म। तो फिर सारा माहौल ही बदल गया और फिर शाहरुख के आने के बाद काफ़ी चीज़ें बदल गई। दे बिकम वेरी ईजी। आई मस्ट मेंशन वन थिंग, शाहरुख नॉट ओनली एज एन एक्टर बट एज अ प्रोड्यूसर वॉज अ प्लेजर टू वर्क विथ, एब्सोल्यूट प्लेजर। मैंने जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी या मेरी कंडीशंस थी उसने सारों को हाँ कर दिया और वो पूरी कर दी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, एनी काइंड ऑफ। तो इट वाज अ शेयर प्लेजर डूइंग दैट फिल्म। शाहरुख ने और मैंने और संध्या ने हमने बैठ के डिस्कस किया पूरी क्या कास्टिंग हो सकती है, क्या हो सकता है। और उसने जो एक्टर्स मुझे चाहिए थे, मतलब नॉट ओनली फ्रॉम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बट आई टुक quite a few actors from Marathi, very talented actors हुए, उनको भी शाहरुख ने तुरंत हाँ कर दिया। और सब पूरा जो एंसाम्बल था वो पूरा इकट्ठा करके मैंने सिर्फ 2 या 3 शर्तें रखी थी। एक शर्त तो ये थी कि मैं स्टार्ट टू फिनिश फिल्म बनाता हूँ और आई वुड लाइक टू मेक दिस फिल्म एग्जैक्टली इन द सेम मैनर। ऐसे नहीं कि आज थोड़ा किया बाद में। तो
उस ज़माने में इस तरह से फिल्में बनती नहीं थी, ये कहना ज़रूरी है। आजकल फिर से उस किस्म से फिल्म बनना शुरू हो गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। बट उस ज़माने में इस तरह से एट अ स्ट्रेच फिल्में शाहरुख ने पॉसिबल कर दिया। सारे एक्टर्स की डेट्स ये वो, कभी कोई दिक्कत मुझे नहीं आई एंड इट वाज, एज आई सेड, इट वाज अ शेयर प्लेजर। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री आई फाउंड टू बी so much more professional, extremely professional, extremely well equipped and without any हम लोग क्या कहें उसे, हम लोगों के यहाँ थोड़ा छाछू ज़्यादा रहता है, वहाँ वो बिल्कुल नहीं। दे आर ऑल वेरी हम्बल, वेरी very nice people to work with. All the technicians, they talk to you with respect and expect the same respect from you. मैंने वहाँ जाके जितना काम किया मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके काम करना। हमारे यहाँ का जो माहौल था मेरे उस ज़माने में, वो थोड़ा ज़्यादा, मतलब स्टारडम का क्या कहें उसको, बहुत हद से बाहर जा रहा था। जैसे टाइम पे आना इज़ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, आई थिंक। उसमें कोई बढ़ा चढ़ा के करने वाली बात भी नहीं है। हमारे ज़माने में हम लोग सब सिर्फ 3 ही एक्टर्स थे, मैं उनमें से जूनियर मोस्ट। 3 ही एक्टर्स थे जो टाइम पे जाते थे। पहले थे देव साहब, 9 बजे की अगर शिफ्ट है तो 9 बजे शार्प स्टूडियो में आते थे। सेकंड वाज अमिताभ बच्चन, ऑन डॉट, एवरी टाइम, एनीवेयर। थर्ड वाज मी। लेकिन बाकी लोग हमारे यहाँ एक ऐसा ट्रेंड आ गया था यहाँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कि जितना बड़ा स्टार उतना लेट आएगा, या जो ज़्यादा लेट आता है वो ज़्यादा बड़ा स्टार माना जाता है। मतलब ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल बात मुझे लगती थी। और एक, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक को एक्टर ने मुझे कहा भी कि यार तुम बहुत जल्दी आ जाते हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं टाइम पे आता हूँ। बोले हाँ, कितनी फिल्में कर रहे हो? मैंने कहा भैया, मैं चाहे 2 फिल्में करूँ या 200 फिल्में करूँ, दिस इज़ पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट फ्रॉम मी। मैंने कमिटमेंट दी है आपको कि मैं आपके साथ ये इतने दिन काम करूँगा, तो वो सारा टाइम ये आपका है, प्रोड्यूसर का है, डायरेक्टर का है। तो उसमें मैं फिर ये सब तामझाम करके मैं क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ? तो उन्होंने कहा कि अच्छा, बाद में 5 साल बाद देखेंगे। 5 साल बाद उनकी हालत जो थी वो देख के मुझे तरस आया। मैं वहीं था। कहने का मतलब ये है कि ये जो अलग अलग गलत ट्रेंड्स हमारे यहाँ आ गए थे, वो मुझे साउथ में कहीं नहीं दिखाई दिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रजनीकांत जैसा सुपरस्टार, मेरी एक जगह एक स्टेज पे शूटिंग चल रही थी, उसी स्टूडियो में दूसरे स्टेज पे अमिताभ बच्चन एंड रजनीकांत, दे वर शूटिंग। अमिताभ तो ऑलवेज यूज्ड टू बी ऑन टाइम, रजनीकांत यूज्ड टू बी इवन अर्लियर, रेडी विथ मेकअप। वहाँ आके बैठता था, स्पॉट बॉयज़, लाइट बॉयज़, उनके साथ वहाँ बेंच पे बैठ के गप्पे लड़ाता था, चाय पीता था, एंड एट द गिवन टाइम 9 o'clock अगर शिफ्ट है तो 9 बजे डायरेक्टर के सामने खड़ा हो जाता था, यस सर आई एम रेडी। तो ये जो पूरा माहौल साउथ में था वो बिल्कुल अलग था। और जो मुझे लगता है, आज मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी अब लोग ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं। आज की यंगर जनरेशन बिल्कुल थरो प्रोफेशनल, दे आर ऑन टाइम,
दे नो देयर लाइन्स वेल, दे आर वेल रिहर्स्ड, वेल प्रिपेयर्ड। आज क्या क्या करना है उनको पता है, डायरेक्टर ने उनके साथ शेयर किया है। ये सब चीज़ें उस ज़माने में थी नहीं हमारे यहाँ, तो वो मुझे साउथ में बड़ा बड़ा अच्छा लगा। हमारी इंडस्ट्री का एक नियम ये भी था कि आप अगर हिंदी में एक बार सक्सेसफुल हो गए तो उसके बाद आप रीजनल लैंग्वेज में काम नहीं करेंगे, कि इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ लोअर कैटेगरी। तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए मैंने जाके पूरा रीजनल फिल्मों में काम किया, क्योंकि मेरा तो विश्वास था कि इट इज़ द रीजनल फिल्म्स विच मेक आर कंप्लीट Indian panorama so much more vibrant, and they have contributed so much, the complete regional cinema, they have contributed so much to the Indianness. तो I wanted to be part of that. तो इसलिए मैंने जाके बंगाली फिल्मों में काम किया, मैंने जाके कन्नड़ फिल्मों में काम किया, मैंने जाके एक मलयालम फिल्म में भी काम किया। वो मलयालम फिल्म का किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। बालू महेंद्रा करके एक बड़ा बहुत ही अच्छा डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर, ही केम आउट ऑफ FTII एज अ सिनेमाटोग्राफर एंड देन वेंट ऑन टू बिकम अ डायरेक्टर ऑल्सो। तो बालू अप्रोच्ड मी, ही सेड आई वांट यू टू एक्ट इन माय फिल्म। तो मुझे मिलने आया और उन्होंने कहा कि क्या आप राज़ी होगे, बिकॉज इट्स अ मलयालम फिल्म, इट्स अ रीजनल फिल्म एंड नॉट अ हिंदी फिल्म। तो मैंने कहा कि बालू, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं एंड आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ योर वर्क। मैंने फिर उनकी कौन सी फिल्में क्या, वो सारी बातें की, और मैंने कहा आप अगर कल पुश्तू में भी फिल्म बनाओगे तो मैं भाग के आऊँगा और मैं कहूँगा इट्स अ प्रिविलेज दैट यू हैव अप्रोच्ड मी, आई वुड लव टू डू। So that's how I agreed to act in a Malayalam film. अलग फिल्म, अलग भाषा में काम करने का, जैसे मैंने कहा, इट्स एन एडिशनल चैलेंज। मुझे उसका अंदाज़ा पहले नहीं था। बहुत जैसे एक्टर लोग होते हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है। तो मैंने जब पहली कन्नड़ फिल्म की, बंगाली तो मुझे आती थी तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब कन्नड़ फिल्म मैंने की, उस समय का एक किस्सा मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। मैंने पिछले प्रीवियस डे बैठ के डायलॉग वगैरह तैयार किए, सब किया, और वो मेरी ज़बान सुन के असिस्टेंट डायरेक्टर जो था वो बड़ा खुश हो गया। उन्होंने, सत्यू साहब की फिल्म थी कन्नेश्वर रामा करके, तो उन्होंने सत्यू साहब को बुलाया और उन्होंने कहा, अरे इनकी कन्नड़ा इतनी अच्छी है कि आप ज़रा सुन लो। तो मैंने डायलॉग्स उनको सुनाए, तो सत्यू वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। ही सेड कि आप खुद ही डब करोगे आपकी परफॉर्मेंस, यू आर सो गुड। तो वो मेरी छाती तो एकदम चौड़ी हो गई। हम लोग दूसरे दिन शूटिंग पे पहुँचे। शूटिंग शाम को, वो जो सीन था शाम को मैजिक आवर में आउटडोर में था, तो हम लोग पोजीशंस ये वो, अब मैजिक आवर में जो धांधली होती है, एवरीबडी इज, बिकॉज यू गेट ओनली हाफ एन आवर टू शूट इन मैजिक आवर, और उसमें अगर पूरा सीन कंप्लीट करना है तो यू कैन अंडरस्टैंड द हेक्टिक पेस एट विच द एक्टिविटीज़ हैपन। तो वो सब चल रही थी। मुझे बताया कि आप यहाँ बैठे हो। मैं बैठ गया और मैंने सत्यू से कहा कि एक बार मैं ज़रा अनंत के साथ रिहर्स कर लूँ। तो सत्यू ने कहा, यार कम ऑन नाउ, डोंट, यू आर रेडी विथ योर थिंग, नाउ डोंट डिस्टर्ब मी, हम लोग, तुमको जो करना है देख लो। बिकॉज आई सडनली रियलाइज्ड कि मैंने मेरे डायलॉग तो तैयार किए थे, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग अनंत क्या बोलने वाला है, कब बोलने वाला है, मुझे कब पूछना है क्या, ये जो इंटरेक्शन है दोनों की, इसके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं। तो मेरे तो पसीने छूट गए।
मैंने अनंत को जल्दी से बुलाया, मैंने कहा अनंत अनंत जल्दी से तुम्हारे डायलॉग क्या है मुझे एक बार सुना दो। तो उसने सुना ये डायलॉग। तो वो डायलॉग सुनने के बाद उस पर अब क्या रिएक्ट करना है, कैसे करना है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये सब कुछ मुझे पता ही नहीं था। हम लोग वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड इन आवर ओन लैंग्वेज और द लैंग्वेज दैट वी नो, क्योंकि सामने वाले की बात सुनते हैं तो वो समझ में आती है। जब हम जाके दूसरी भाषा में काम करते हैं तो वो क्या बोल रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं रिएक्ट क्या करूं? ये सारा, तो ये एडिशनल प्रेशर एक्टर को लेना पड़ता है और इसके लिए एडिशनल होमवर्क करना पड़ता है। ये बात मेरी कन्नड़ फिल्म में समझ में आई, तो इसलिए मलयालम फिल्म जब मैंने बालू के साथ की तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा टाइम देके पहले मेरी लाइंस करता था, फिर मेरी लाइंस के बाद मेरी को एक्टर की जो लाइंस है वो लाइंस, वो कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है, उसका मीनिंग क्या है, ये सब तो बहुत ज़्यादा होमवर्क करना पड़ता था, लेकिन उसमें एक अलग मज़ा था। ये भी मैं कहूँ कि मैंने जो पहले सोचा था, मैं जो कैरेक्टर कर रहा था वो किस तरह से बिहेव करेगा, क्या करेगा, वो सब इट वेंट फॉर अ टॉस, बिकॉज व्हेन अनंत वॉज टॉकिंग आई हैड नो टाइम टू रिस्पॉन्ड टू रिएक्ट। तो मैंने एक बिल्कुल सेफ वे उसमें से निकाल लिया। वो ये था कि मैंने कान पे एक बीड़ी रखी थी, वो गांव का कैरेक्टर है, कान पे बीड़ी थी, तो वो बीड़ी निकाल के मैंने, जब उसने बात करना शुरू किया तो मतलब हाँ कह रहा हूँ, ना कह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आप तय करो। तो इस तरह से तो फिर वो वही कैरेक्टर बन गया मेरा, तो वहाँ से पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया। अब ये जो मज़े की बात थी, फॉर्चुनेटली इट वर्कड, बट एवरी टाइम आई कुडंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, तो इसलिए मुझे ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत पड़ी। फॉर्चुनेटली अगेन विथ बालू वॉज सच अ सुपरफाइन डायरेक्टर एंड अ टेक्नीशियन, तो वो भी मुझे पूरा समय देता था, ये करता था। और मेरे को एक्टर्स भी जो दोनों थी, they were also very fond of me, so they knew that I didn't know Malayalam, तो इसलिए वो भी मेरे साथ जितनी रिहर्स करनी है, जितना टाइम देना है, वो सब करके हमने बड़े प्यार से वो फिल्म की। एंड दैट फिल्म ऑल्सो इट बिकेम अ ह्यूज सक्सेस इन मलयालम। मतलब कुछ उस ज़माने में वो फिल्म, वो भी सिल्वर जुबिली हो गई, तो विच वॉज अ ट्रिमेंडस। एंड फॉर अ मलयालम फिल्म मुझे ये बताया गया था कि टू सेलिब्रेट 100 days itself was a big कमर्शियल सक्सेस। तो ये तो जाके सिल्वर जुबिली हो गई, तो मतलब तो आई वॉज हैप्पी। मेरा एक सीधा सा अपने लिए मैंने नियम बनाया है, वो ये है कि मैं अगर काम करता हूँ और करूँगा तो उसका पूरा मज़ा मुझे मिलना चाहिए, ये एक बात। और दूसरी बात, ये जो रिस्पॉन्स आज फर्जी के बाद आ रही है वो बहुत, मतलब आई हैव बीन फ्लडेड विथ कॉम्प्लीमेंट्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, और वही सवाल फिर से पूछा जाता है कि आप और ज़्यादा काम क्यों नहीं करते। तो मेरा सिर्फ कहना इतना है कि अच्छा लगता है ये इस तरह का रिस्पॉन्स मिले, वो थोड़ा सा काम करने के बाद ऐसा ना हो कि कल कोई पूछे कि ये क्यों कर रहे हो यार, आप क्यों काम कर रहे हो, मत करो। तो वहाँ तक पहुँचने के बजाय ये थोड़ा सा काम जो लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को लगता है कि और काम करना चाहिए, आई थिंक दैट इज़ माई अचीवमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं आई एम अ क्वालिफाइड पेंटर, क्वालिफाइड आर्टिस्ट,
from JJ School of Art. I have finished my not only graduation but post graduation in mural painting. I do oils. I don't use acrylic colors. I use original oil colors and I do on canvas. और अभी अलग अलग किस्म की एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं मेरे. अभी एक बिल्कुल नई सीरीज़ मैं बना रहा हूँ and I'm hoping to do an exhibition, again solo exhibition in November in Mumbai. And I was, before entering theatre and cinema, I was a painter. इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे ये तीनों करियर की शुरुआत करीबन एक साथ हुई. मतलब मेरी फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन जो थी was in 67, solo exhibition. My first directorial venture happened in 69 and my film career also started in 68. So it is between 67, 68, 69 that my journey into all these three areas, three spaces began at that time. I must say this, I really feel privileged to dabble into so many things simultaneously at the same time and with success. I feel very happy. Now I am almost more of a painter, or you can say I'm a full-time painter now. कभी कभार कुछ अच्छा रोल अगर लगता है कि ये अच्छा रोल है, इंटरेस्टिंग है, तो जाके कर लेता हूँ. बाकी मैं नाटक या सिनेमा से कोई ऐसे ये नहीं है. हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि व्हेन आई कंप्लीटेड 70, तो अगेन आई केम बैक ऑन थिएटर एंड आई डिड अ प्ले कॉल्ड कुसूर, जिसे संध्या ने लिखा था और she was my co-director also. I directed that and I acted in that play. It was a different kind of challenge at this age, at the age of 70, 75, at the age of 75, to be on stage continuously for 80 minutes solo was a different challenge, and it was very taxing. Not only physically taxing but emotionally also. But that play कुसूर was worth it. संध्या ने मेरे लिए ये एक अलग किस्म का तोहफा दिया and I was grateful to Sandhya for that.